हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। लास्ट लेक्चर में हमने 1857 की लड़ाई के बारे में बात करी थी। उसके बाद क्या हुआ था वो हम इस वीडियो में जानेंगे, इस लेक्चर में हम जानेंगे। 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जो हमारी लड़ाई थी, फ्रीडम स्ट्रगल थी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में शुरू हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ में। हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक 1885 से लेके 1919 तक, जिसको हम प्री गांधीयन पीरियड कहते हैं, और दूसरा जो है वो पोस्ट गांधीयन पीरियड है, 1919 टू 1947। प्री गांधीयन पीरियड को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1885 टू 1905, जिसको हम मॉडरेट फेज कहते हैं, और 1906 से लेके 1919 तक, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की, जिसमें हम बात करेंगे सूरत स्प्लिट की, जिसमें हम बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट की। वो हम आगे चल के इसमें बात कर लेते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन रखी गई ए ह्यूम के द्वारा। हालांकि ये ब्रिटिशर ही थे। पहला सेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ था, हालांकि जो पुणे में होना था बट बॉम्बे में हो गया था, क्योंकि पुणे में तो कॉलरा आउटब्रेक हो गया था, तो इसका वेन्यू शिफ्ट हो गया था। पहला सेशन जो है 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था इसका। इस टाइम लॉर्ड रिपन, जो पहले वॉइस राय थे, वो तो चले गए थे, तो लॉर्ड डफरिन आ गए थे वॉइस राय। बट ब्रिटिश इस टाइम पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन ह्यूम ने उनको भरोसा दिलाया कि हम इस तरह भारत को कंट्रोल में रख सकते हैं। तभी इसको कभी कभार हम कहते हैं कि एक सेफ्टी वैल्यू, इसको कहते हैं कि एक सेफ्टी वैल्यू थ्योरी के, या इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम सेफ्टी वैल्यू भी कभी कभार कहते हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि हम जो है डायरेक्ट लोगों की बात सुने ताकि वो रिवोल्ट ना कर ले, इस ऑर्गेनाइजेशन से हम उनको कंट्रोल कर लेंगे, जो भरोसा उनको ए ह्यूम ने दिलाया था। तो इसमें हम पहले अगर देख लेते हैं कि मॉडरेट्स जो है 1885 से लेके 1905 तक, तो मॉडरेट्स ने ही डोमिनेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वो क्या चाहते थे? वो पहले चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो, इकोनॉमिक चेंजेस हो इंडिया में। वो पहले ये चाहते थे। तो जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती गई आगे आगे। और हम देख लेते हैं कि हालांकि इसको पहले तो सेफ्टी वैल्यू तो कहा गया था, फाउंडेशन ए ह्यूम के द्वारा रखी गई थी, बट इसमें भारत के लोग तो थे। ऑब्वियसली इसमें भारत के लोग जो हैं तो भारत की बात ही करेंगे, तो इनकी डिमांड्स आगे आगे चल के इनकी डिमांड्स बढ़ती गई। 25 से लेकर 28 दिसंबर 1885 में पहला सेशन हुआ था, जो हम देख लेते हैं कि गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला सेशन जो हो गया था। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भूमेश चंद्र बनर्जी जो थे, उन्होंने पहला सेशन इसका प्रिसाइड किया था। इसके बाद हर साल ये सेशन एंड दिसंबर में होते रहे। हालांकि काफी सारी डिमांड्स इनके द्वारा उठाई गई है, इनके द्वारा जो मॉडरेट्स ने उठाई थी काफी सारी डिमांड्स, उनको फुलफिल किया गया, लेकिन काफी सारी डिमांड्स जो है उनकी फुलफिल नहीं हुई थी। तो क्रिटिसाइज भी होने लगा, इस पीरियड को, इस फेज को क्रिटिसाइज भी होने लगा। बाद में हम चल के देख लेते हैं कि गांधी ने अपनी किताब में लिखा था कि यहाँ लोग तो आते थे, अपनी बातचीत कर लेते थे, लेकिन वो लोगों की बात तो नहीं करते थे। ये हम बाद में देख लेते हैं जो गांधी जी ने कहा था। हालांकि काफी सारे एडवांटेज भी थे इस पीरियड्स के। तो अगर हम देख लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुए थे, 1892 जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी मेंबर्स बढ़ाए गए थे। तो ये एक ऐसा फेज था कि जिसमें काफी सारे डिमांड्स तो फुलफिल हुए थे, लेकिन काफी सारे डिमांड्स तो फुलफिल नहीं भी हुए थे। और इससे पहले काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम कर रही थी। हालांकि वो या तो रीजनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, या अ, कोई मखसूस इनके ऑब्जेक्टिव्स थे।
तो इसे जैसे हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाई गई थी, या हम बात करेंगे मद्रास महाजन सभा की, या हम बात करेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो रीजनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। हम नाम से ही तो अंदाजा हो जाता है कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है ये। हम देख लेते हैं कि डिमांड जो थी, जो मॉडरेट फेज में मॉडरेट्स ने उठाई थी, उन्होंने अपनी डिमांड्स को उजागर किया था। तो उनकी क्या क्या डिमांड्स थी? उन्होंने पहले बात करी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की उन्होंने बात करी थी। इससे पहले वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, सॉरी 1878 में वर्नेकुलर प्रेस आया था लॉर्ड लेटन के द्वारा। 1857 के बाद हम देख लेते हैं कि काफी सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स छपने लगे थे वर्नेकुलर लैंग्वेज में। वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में भी छपने लगे थे, जिनमें रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे। तो ब्रिटिश ने इन पे बैन लगाई थी। क्यों बैन लगाई थी? कि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस में रेवोल्यूशनरी आइडियाज आ जाए, इस पे बैन लगाई गई थी। तो मॉडरेट्स क्या चाहते थे? कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते थे कि वो बैन हटा दी जाए। और एक इनकी डिमांड थी कि जो ये बात कर रहे थे कि पब्लिक मीटिंग्स की, पब्लिक मीटिंग्स पे भी पहले यहाँ बैन हुआ करती थी, उसको हटा दिया जाए। और एक उनके पास जो थी इससे पहले कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा रोल नहीं था, तो एक रॉयल कमीशन की वो डिमांड कर रहे थे कि रॉयल कमीशन बना दिया जाए। उसकी मांग कर रहे थे कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में हक मिल जाए। वो बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चरल बैंक्स की बात कर रहे थे कि जो जमींदार थे उनको तो एटलीस्ट किसान तो वहां से लोन ले सकते हैं, क्योंकि जमींदारों ने उनको काफी ऑप्रेस किया था कि किसानों को ठेकेदारों के पास ना जाना पड़े, जमींदारों के पास ना जाना पड़े, वो इन बैंक से लोन लिया जाए जिनका इंटरेस्ट बहुत कम रहता था। ये एक उनकी डिमांड थी। तो मिलिट्री बजट रिड्यूस करने की और एक इनकी डिमांड थी। ये चाहते थे, दादा भाई नौरोजी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया उसमें लिखते हैं कि इकोनॉमिक बजट जो था उसमें मिलिट्री को काफी सारा पैसा मिलता था। हालांकि इंडियंस नहीं चाहते थे कि मिलिट्री पे इतना सारा एक्सपेंडिचर हो, वो तो उनको खुद के लिए था, ब्रिटिशर्स को खुद के लिए था कि उनको स्ट्रांग मिलिट्री हो जाए, उसपे वो काफी बजट बढ़ा रहे थे। और ये पैसा जब उनके पास जाता था तो किसानों की डिमांड जो थी वो फुलफिल करने के लिए फिर पैसे नहीं बचते थे। अब डिमांड ये थी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा सा कम किया जाए और किसानों की मांगों पे ध्यान दिया जाए। ये एक था। हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन पे उन्होंने बात करी थी। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि कॉलरा आया था, काफी सारे मतलब फेमाइंस आए थे और बहुत सारे इंडियंस उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन की बात यहाँ पे उन्होंने करी थी। और उन्होंने बात करी थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू हायर पोस्ट। अगर हम बात कर लेते हैं कि इससे पहले अगर हम आर्मी की बात कर लेते हैं तो हायर पोस्ट इंडियन आर्मी में सूबेदार, अगर कोई इंडियन होगा वो सूबेदार तक ही जा सकता है, उससे हायर तो वो जा ही नहीं सकता है। आईसीएस की एज जो है, इंडियन सिविल सर्विस की जो एज है, वो 21 ईयर पहले उसकी एलिजिबिलिटी थी, उसको 19 कर दी गई। तो उन्होंने कहा था कि इसको रिवोक कर दिया जाए, ये 21 ही रख दी जाए। ये काफी सारे उन्होंने जो है इसके लिए उन्होंने बात करी है। उन्होंने बात करी है कि इंडियंस को लार्ज लार्ज नंबर पे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में उनको डिमांड्स में। हालांकि ये तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे थे, बट ये बात कर रहे थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हक दिया जाएगा, हमें प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जाएंगे। हालांकि उनके जो काम करने का तरीका था उसको क्रिटिसाइज कर दिया गया। ये बोल दिया गया है कि ये तो ब्रिटिशर से भीख मांग रहे हैं। 1885 से लेके 1905 तक जो उन्होंने डिमांडें रखी थी उसमें बहुत कम जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई थी। हालांकि ज्यादा डिमांड तो फुलफिल नहीं हुई थी। और फिर हम देख लेते हैं कि 1909 जब मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आया था, तो ये तो मांग रहे थे कि हम रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, तो आपने हमें हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया था मुस्लिम्स को।
इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या था मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, इस पे हम आगे अलग से बात कर लेंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हालांकि ये सब चीजें जो हो रही थी तो उससे एक आइडियाज लगते थे, हिंदुस्तानियों के जहन में एक आजादी के आइडियाज आने लगते थे। तो लोग ज्यादा जुड़ते गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला सेशन जो हम देख लेते हैं कि वो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था, दूसरा सेशन 434 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था, और तीसरा जो मद्रास में हुआ था 607 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि 1905 के बाद हम देख लेते हैं कि वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हालांकि बात करेंगे कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट फेज में चेंजेस हो गए थे, कौन कौन से नए कानून आए थे, भारत में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल चेंजेस हो गए थे, पार्टीशन पार्टीशन ऑफ बंगाल के क्या असर रहे थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।